हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2021 रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है उनको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एंड में आपसे इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का जो लेक्चर है ये रोज सुबह आपको 6 बजे उपलब्ध होता है। तो आप इस लेक्चर के साथ रोज सुबह 6 बजे जरूर जुड़िएगा। आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा कब से शुरू हुई है? तो आंसर है इसका 18 अक्टूबर से। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा है उसका आयोजन 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक होने वाला है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष भी कौन है? आर.के. सिंह ही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा के दौरान वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसके अलावा अन्य सौर ऊर्जा के पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विभिन्न रणनीतिक पहलुओं पर तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि इस आम सभा में शामिल होने वाले जो नेता होंगे वो अगले 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की योजना के रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूरोपियन ग्रीन डील के लिए यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं फ्रांस टिडरमैन। तो ये भी इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 98 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा होती है वो सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ICC ने किस संस्था के साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर है इसका यूनिसेफ। यानी दोस्तों, बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी यूनिसेफ के वैश्विक अभियान ऑन योर माइंड का समर्थन करेगी। यानी दोस्तों, जो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो यूनिसेफ के एक अभियान जिसका नाम है ऑन योर माइंड का समर्थन करेगी। दोस्तों, नवीनतम अनुमान के अनुसार यानी एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 7 में से 1 किशोर ऐसा है जो कि मानसिक विकार की समस्या का सामना कर रहा है और कोविड-19 महामारी में इस समस्या को और बढ़ा दिया है। स्कूल के बंद होने के कारण और फिजिकल डिस्टेंसिंग ने बच्चों में मानसिक विकार की समस्या को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर यूनिसेफ की, तो इसके बारे में हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों, यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसे 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना या यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह विश्व स्तर पर बच्चों के समग्र विकास के लिए काम करता है और बाल संरक्षण के लिए भी यह काम करता है। यानी बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम करती है? दोस्तों, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने के लिए प्रक्रिया शुरू की है? तो उस देश का नाम है इजराइल। यानी दोस्तों, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, इजराइल ने ऑफिशियल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री हैं कौन? काराइन एल हरर। तो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, भारत और इजराइल दोनों देशों के अच्छे संबंध हैं और जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इजराइल की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए थे। यानी रणनीतिक साझेदारी हुई थी 2017 में प्रधानमंत्री और वहां के यानी इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को समूह में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए रूपरेखा समझौते में संशोधन किया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपने समझौते में कुछ संशोधन किए हैं। तो इस प्रकार से इजराइल भी इसी समझौते यानी इसी संशोधन के अनुसार ही शामिल हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीर सावरकर द मैन हु कैन प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक का अनावरण किया है? तो दोस्तों उनका नाम है राजनाथ सिंह। दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उन्होंने वीर सावरकर द मैन हु कुड प्रिवेंट पार्टीशन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ध्यान से सुनिएगा, इस पुस्तक का नाम क्या है? वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंट पार्टीशन। दोस्तों पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इस पुस्तक को किसने लिखा है? उदय माहोरकर ने लिखा है। यह किताब सावरकर के जीवन के बारे में अफवाहों को दूर करेगी। और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि सावरकर का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह भी स्वतंत्रता के लिए एक विकल्प होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बातें विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जान लेते हैं। तो वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और 1911 में मार्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें 50 साल की जेल सुनाई गई थी। दोस्तों वह हिंदू महासभा का भी एक पार्ट थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी है। तो आप याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इसका दुबई सरकार के साथ। यानी हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों समझौता ज्ञापन राज्य में निवेश को आकर्षित करेगा। यानी अगर ये समझौता ज्ञापन सही तरीके से लागू होता है तो राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में जो निवेश है उसको आकर्षित किया जाएगा, यानी वहां पर निवेश बढ़ेगा। यह पूरी दुनिया को एक मजबूत संकेत देगा कि जम्मू कश्मीर भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यानी दोस्तों ये जो अभी समझौता ज्ञापन हुआ है जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई की सरकार के बीच में, तो इससे ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। यानी भारत जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों दुबई की विभिन्न संस्थाओं में जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। यानी जो दुबई की गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी संस्थाओं ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि को दिखाया है। दोस्तों हाल ही में सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक पैकेज की भी घोषणा की है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, तो उन्होंने यह कहा है कि यह विकास यात्रा केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकीकरण और सतत विकास प्राप्त करने की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और यह 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। दोस्तों इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फातिमा बानो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली पहली महिला बनी है? तो आंसर है इसका लद्दाख। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोसकोरे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। दोस्तों लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है या भी सक्षम अधिकारी द्वारा
पीआरसी द्वारा जारी किए गए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित हों तो वह निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसको प्राप्त करने के हकदार होंगे। दोस्तों आप बहुत ही सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहां पर निवासी प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं, और निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है फातिमा बानो। दोस्तों केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा जो 2 राज्य कौन कौन से बने थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब लद्दाख के जो निवासी हैं उनको अब निवास प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं। इसके पहले क्या हुआ था कि ये सभी जो नागरिक थे लद्दाख के भी अभी तक, तो उनको निवास प्रमाण पत्र लद्दाख का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का प्राप्त था, लेकिन अब जो नई प्रोसेस शुरू हुई है उसमें अब लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र मिलने लगा है लद्दाख के निवासियों को। दोस्तों 5 अगस्त 2019 के घटनाक्रम से पहले पीआरसी या राज्य विषय जम्मू कश्मीर के नागरिकों के तौर पर उनकी निवास प्रमाण पत्र था, यानी कि जब 5 अगस्त 2019 की जो घटना है उसके पहले तक क्या था कि जो लोग थे उनके पास जम्मू कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र था, लेकिन अब लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त होने लगा है। दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम कल के यानी 19 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। हाल ही में किस सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है, तो आंसर है इसका पंजाब सरकार के द्वारा। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, साकिब अल हसन। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है, तो आंसर इसका चीन। हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है, तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो आंसर है इसका नारायण दत्त तिवारी। और अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची को जारी किया गया है, तो इसमें कौन सी अभिनेत्री प्रथम स्थान पर है, तो आंसर है इसका रश्मिका मंदाना। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। और पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। पहला नाम है रोहित पवैया, दूसरा है शशि कुमार, तीसरा है प्रीति मंडल, चौथा नाम है नजिया हसन, पांचवा नाम है दोस्तों फैसल खान और छठवां नाम है रॉबिन मेहता। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक और सही आंसर दिए हैं, तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा राजा गुप्ता के माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर। उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। कौन सा रेफरल कोड दोस्तों, राजा नंबर 1। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।